सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, राजकुमार राव, इन सब सेलिब्रिटीज़ ने एंड सो मैनी मोर सेलिब्रिटीज़ ने हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पीआरपी सर्जरीज, थेरेपीज सब ने ले रखी हैं। सो आज हम जानते हैं कि क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट, क्या साइंस होते हैं, क्या कॉजेज़, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं और कब ये लेने की नौबत आती है। तो आइए जानते हैं द एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री जिन्होंने टॉप सेलिब्रिटीज़ का हेयर ट्रांसप्लांट एंड प्लास्टिक सर्जरीज की हैं। सो क्राउन क्लिनिक के डॉक्टर मयंक सिंह के साथ हम बैठ चुके हैं इस पॉडकास्ट में और जानने वाले हैं सब हेयर ट्रांसप्लांट एंड पीआरपी के बारे में। तो चलिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और हमारे सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। तो हेलो डॉक्टर, आज हम जानने वाले हैं जो सेलिब्रिटीज़ ने हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर पीआरपी आजकल काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है और ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है अब। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस सर्जरी के लिए अगर हम जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या डाइट में चेंजेस होने चाहिए, लाइफस्टाइल होने चाहिए इस सर्जरी को प्रोसीड करने के लिए? सो हेयर ट्रांसप्लांट वैसे अगर कंसिडर करा जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, जिससे लोग ज़्यादातर घबराते हैं सोच के कि बहुत मेजर प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हर सर्जरी से पहले कुछ प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग अपने सारे पेशेंट्स में सर्जरी से पहले कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। पहली चीज़, अगर आप स्मोक करते हैं तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आप 2 से 3 हफ्ते पहले कम से कम सिगरेट को क्विट कर दें। स्मोकिंग के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, निकोटीन होता है जो वेज़ोकंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपके सर के पीछे के और साइड के बालों को लेकर हम बॉल्डिंग एरियाज़ में इम्प्लांट कर रहे हैं। अगर वो एरियाज़ में जब हम बाल को इम्प्लांट करते हैं उसमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो उसका सर्वाइवल रेट गिर जाता है। तो आप 4000 5000 फॉलिकल्स जब भी आप उसमें इम्प्लांट करेंगे तो उसमें से हो सकता है 5%, 10%, 15% बाल ऑटोमेटिकली ग्रो ना करें। लेकिन अगर कोई स्मोकिंग क्विट कर देता है और उसके बाद ये प्रोसीजर कराता है और आने वाले कुछ महीनों तक अगर वो स्मोकिंग बंद रखते हैं तो आपके बेस्ट चांसेस होते हैं अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। सिमिलरली अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कॉमन है आज की डेट में सोसाइटी में, उसको हम लोग 3 से 5 दिन के लिए सर्जरी के आसपास बंद रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा है जो ब्लड थिनिंग करता है और ब्लड थिनिंग की वजह से सर्जरी के ड्यूरिंग ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो उसको हम लोग कम करने को कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी कंजम्पशन, ग्रीन टी कंजम्पशन करते हैं तो उस चीज़ को भी हम लोग 48 आवर्स पहले बंद करने को कहते हैं। आप नॉर्मल टी ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करने के लिए कहा जाता है सर्जरी से जस्ट पहले। और इसके अलावा आपकी एरेटेड ड्रिंक्स, कैफीन रिच ड्रिंक्स जो होती हैं उसको भी हम लोग डेफिनेटली कहते हैं कि इसको आप कम करके रखें। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल्स फॉलो करते हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी लाइफ में, यानी आप बहुत ज़्यादा जिमिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो बहुत हाई लेवल इंटेंसिटी की होती है, उनको भी हम लोग ये कहते हैं कि आप सर्जरी से 2 दिन या 3 दिन पहले तक इसको बंद कर दें और सर्जरी के बाद उसको धीरे धीरे हम लोग वापस रिज्यूम करने के लिए एडवाइस करते हैं बेस्ड अपॉन किस तरह की वो एक्टिविटी करना चाहते हैं। सो जो पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट पीआरपी एंड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर जो रहेंगे हमारे, वॉशिंग जो हमें बाल वॉश करने हैं या स्लीपिंग पैटर्न में हमारे क्या चेंजेस होने चाहिए या एक्टिविटीज़ के दौरान हमें क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए पोस्ट ट्रांसप्लांट, ये अगर आप हमें बता सके तो। सो देखिए, ट्रांसप्लांट जब किया जाता है तो आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव होता है, जो फॉलिकल्स लगाए गए हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान और केयर रखना होता है। ये मेन केयर जो होती है वो आने वाले 10 दिन के लिए होती है। पहले 2 दिन के लिए हम लोग अपने पेशेंट्स में स्कैल्प को ओपन नहीं रखते हैं। ऑलमोस्ट 99% क्लिनिक्स में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हेडबैंड पहना देते हैं और आपको एक नॉर्मल सलाइन की एक बॉटल देते हैं कि आप उसमें आधा घंटे पे स्प्रे करते रहिए और बालों को गीला रखिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए। हम लोग वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, वो थोड़ा कम्बरसम होता है पेशेंट्स के लिए, थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस आप बीच में 10 घंटे सो गए, 8 घंटे सो गए तो आपका वो वाला पार्ट तो पूरा ड्राई आउट ही हो गया। तो हम लोग उसकी जगह एक मॉइस्ट ड्रेसिंग देते हैं स्कैल्प के ऊपर और एक कंप्लीट हेड बैंडेज दे देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रोसीजर कराएंगे, 2 दिन के लिए घर चले जाएंगे, आराम से आप वहाँ रहेंगे। अगर आप दिल्ली से या इंडिया के बाहर से आ रहे हैं तो आप 3 या 4 दिन के लिए इंडिया में या दिल्ली में रहेंगे।
और प्रोसीजर कराने के 48 आवर्स के बाद हम लोग वापस बुलाते हैं, उस दिन हम बैंडेज ओपन करते हैं, सब कुछ क्लीन करते हैं और फर्स्ट शैम्पू क्लिनिक में ही करके आपको सिखाया जाता है कि आपको उसको कैसे वॉश करना है। ओके। तो जो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उसमें फर्स्ट चीज़ आती है किस तरह का शैम्पू यूज़ करना है। तो शैम्पू में आपको बहुत ही माइल्ड एम्फोटेरिक या नॉन आयनिक शैम्पू हम लोग देते हैं, जो पैराबेन सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं, जो डेली यूज़ के लिए बने होते हैं। ओके। जो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज नहीं करते हैं। कई लोग इसमें बेबी शैम्पूज यूज करने की कोशिश करते हैं कि हमने ट्रांसप्लांट कराया इसलिए चलिए बेबी शैम्पू यूज कर लें। बेबी शैम्पू एडल्ट्स के लिए नहीं बना होता। वो आपके सर का जो सीबम है, जो ऑयल प्रोडक्शन है, उसको वॉश ऑफ नहीं कर सकता है। तो इसलिए एडवाइजेबल ये होता है कि आप नॉर्मल पैराबेन सल्फेट फ्री डेली यूज शैम्पू इस्तेमाल करें। और उसका किस तरह से करना है कि बालों को फ्रिक्शन कॉज नहीं करनी, रगड़ नहीं लगनी चाहिए, हाई शावर्स या प्रेशर से पानी नहीं फेंकना है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, वो सब आपको सिखाया जाता है आफ्टर द प्रोसीजर। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बेसिक आइडिया है कि बालों को किसी भी तरह से पहले आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर फ्रिक्शन नहीं लगनी चाहिए या इतना प्रेशर उसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि वो बाल पॉप आउट, क्योंकि आपने उसको चिपकाया नहीं हुआ है, आपने जगह बनाई है और उसके अंदर बाल को बस प्लेस किया है। उसके आसपास बॉडी हील हो जाती है, पिथलाइज हो जाती है और उसके बाद उसमें नया ब्लड सर्कुलेशन बनता है जो 10-11 दिन के आसपास बनता है। तो अगर ये चीज़ें हम देखते हैं तो उस हिसाब से आपका सिर्फ बेसिक आइडिया है, आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, चाहे वो नहाते हुए हो या सोते हुए हो, जिसमें आप अपने बालों को रगड़ लगा सकें। तो इवन स्लीपिंग के लिए पोस्ट सर्जरी कई लोगों की आदत होती है कि पेट के बल सोते हैं, उल्टा सोते हैं, तो हमें वो अवॉइड करना होता है। हम अपने पेशेंट्स में जो एडवाइस करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपना हेड अपनी चेस्ट के लेवल से थोड़ा एलिवेटेड रखें, 2 तकिए लगा के रखें। अगर हमने पीछे का क्राउन का या टेम्पल्स का ट्रांसप्लांट किया होता है तो आप अगर करवट लेंगे तो वो रगड़ सकता है। तो इसलिए जो फ्लाइट के पिलोज होते हैं, जो नेक सपोर्ट पिलोज होते हैं, हम लोग वो एडवाइस करते हैं कि आप उसको यूज़ कर लीजिए। एक मोटा तकिया रखिए, उसके ऊपर आप वो रख लीजिए एंड फिर आप उस पर आराम से सो सकते हैं। ओके। मेनली फर्स्ट 2-3 दिन तक आपको थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट रहती है। इट इज़ नॉट लाइक अ कंफर्टेबल पोजीशन, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती है इस तरह से सोने की। तो 1-2 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है, इसलिए हम लोग कुछ मेडिकेशंस पोस्ट सर्जरी देते हैं जो आपको सोने में हेल्प करती हैं। जो करीब 3 रातों के लिए दिया जाता है। उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यू गेट यूज्ड टू इट। और नॉर्मली 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका ये सारा केयर खत्म हो जाता है। उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मली सो सकते हैं जैसे आप पहले सोते थे। ओके। सो ये तो बात हो गई हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की, बट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो PRP आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं, तो इसका क्या रोल होता है ट्रांसप्लांट सक्सेस में? PRP का कोई भी रोल नहीं है ट्रांसप्लांट सक्सेस में। अनफॉर्चुनेटली PRP एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसकी कुछ साइंटिफिक स्टडीज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बालों की थिनिंग को रिवर्स करने में इसका रोल नहीं है। इसकी साइंटिफिक एविडेंस है कि PRP पतले बालों को थिक करने में हेल्प करता है। लेकिन क्लिनिक्स आज की डेट में PRP को हेयर ट्रांसप्लांट के साथ एक पैकेज बना के बेच देते हैं कि हम इतने XYZ PRP आपको देंगे जो आपकी हेल्प करेगा हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर, जिससे आपके रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे। आपके रिजल्ट्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेंटेन रहते हैं मेडिकेशंस की यूजेज से, PRP से नहीं। PRP का रोल है आपके ब्लड के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं उसको जब आप कॉन्सेंट्रेट करके सर में इंजेक्ट करते हैं। अगर ट्रांसप्लांट के साथ में या उसके बाद में PRP करा जा रहा है तो उसके 2 रोल हैं। एक, आपकी वुंड हीलिंग को थोड़ा फास्ट कर सकता है, इसलिए आपकी रिकवरी थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि 1 या 2 दिन का ही डिफरेंस आता है उससे। और दूसरी चीज, जो भी आपके सर पे पतले बाल हैं उन बालों को PRP टारगेट करके थिक करने में हेल्प कर सकता है, लगभग 50 से 70% पेशेंट्स में। लेकिन ज्यादातर लोग जब PRP करते हैं तो ना वो प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ करते हैं, ना वो प्रॉपर किट्स यूज करते हैं, ना वो प्रॉपर मशीन्स यूज करते हैं वो PRP बनाने के लिए। आप सेम PRP का प्रोडक्ट एक 15,000 की मशीन से भी बना सकते हैं और आप एक 5 लाख की मशीन से बना सकते हैं। दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। क्या उसमें प्लेटलेट की कॉन्सेंट्रेशन 3 से 5 गुना की आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या उसका एक एक्सपोजर टू एयर किया गया है, क्या किट बेस्ड है जिसमें पूरा इनक्लोज रहा है, और उसको किस तरह से किस लेवल पे कौन इंजेक्ट कर रहा है, ये सब बहुत क्वालिटेटिव पॉइंट्स होते हैं जिससे PRP हेल्प कर सकता है। लेकिन क्या ये सब में हेल्प करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए PRP का रोल पर से इन हेयर ट्रांसप्लांट इज 0। आपके एग्जिस्टिंग हेयर को प्रिजर्व रखने के लिए या उसको थोड़ा थिक करने के लिए आप 1 से 3 PRP ओवर 5 to 6 months करा सकते हैं। काम करेगा कि नहीं ये कोई नहीं कह सकता, आपके डॉक्टर भी नहीं कह सकते। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस आर इफेक्टिव? Medications are effective in almost 70 to 80% of the patients. Medicines भी genetically determined होती हैं, वो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो काम करते हैं। अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में है तो वो मेडिसिन आपके लिए काम करेंगे।
जिस तरह से आप बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल सबको दे देंगे, उससे सबका बुखार नीचे नहीं आ जाएगा, उसी तरह से ये दवाइयाँ भी सबके लिए काम नहीं करती हैं। लेकिन स्टडीज ये कहती हैं कि अगर वो काम नहीं भी करती हैं तो आपका हो सकता है थिकनिंग में हेल्प ना करे, लेकिन आपका जो प्रोग्रेसिव हेयर लॉस हो रहा है उसको स्लो करने में वो ज़रूर मदद करती हैं। तो टाइमलाइन की अगर बात करें तो ये 6 मंथ्स में हम कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद? देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद जब प्रोसीजर किया जाता है तो आज की डेट में 2 तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक होता है जो शेवन ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें आप अपने पूरे हेड को शेव कर लेते हैं और उसके बाद छोटे छोटे बाल निकाल के जो 1-1, 2-2 मिलीमीटर की लेंथ के होते हैं स्किन के बाहर, उसको निकाल के आप इम्प्लांट करते हैं। उसमें आपके हेड पे एक शेवन अपीयरेंस ही दिखती है, शुरू में रेडनेस होती है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, वो 4-5 दिन में सबसाइड कर जाती है। उसके बाद आपकी एक स्कैबिंग की लेयर जमती है, जिसको आप करीब 10-12 दिन के बाद साफ कराते हैं, जो पपड़ी जमती है सर पे। उसके आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद आपके बाल जो लगाए गए होते हैं ये पहले झड़ते हैं, ये सारे फॉल आउट कर जाते हैं, रूट्स वहीं रहती हैं, उसमें से नए फॉलिकल्स इरप्ट होते हैं, उसको 3 से 6 महीने का टाइम देना पड़ता है। अगर अच्छी टीम है, अच्छा सर्जन है, अच्छे टेक्नीशियंस हैं जिनको पता है कि कैसे नो टच टू रूट टेक्निक यूज़ करनी है, जिसमें बालों की हैंडलिंग बहुत जेंटली हो रही है, बाल बॉडी से बाहर बहुत कम टाइम के लिए रखे जा रहे हैं, बालों को हाइड्रेट रखा जा रहा है, सूख नहीं रहे हैं बाल शरीर के बाहर, तो आपकी शेडिंग कम होगी और ग्रोथ जल्दी शुरू होगी। तो आने वाले 5 से 6 महीने में हमारे ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स में आप 70 to 80% ग्रोथ देख पाते हैं। लेकिन अगर हैंडलिंग ऑफ टिश्यू ज़्यादा हुई है, बाल ज़्यादा हैंडल किए गए हैं, बाल बॉडी से बाहर ज़्यादा देर के लिए रखे गए हैं, तो उसमें जो डैमेज होता है, रेट ऑफ ग्रोथ भी कम हो जाती है, सक्सेस रेट भी कम हो जाता है, और जब बाल ग्रो करते हैं वो भी लगभग 9 महीने, 12 महीने, 1.5 साल के अंदर दिखने शुरू होते हैं। तो गुड ट्रांसप्लांट्स इन मोस्ट पेशेंट्स विद गुड टीम्स एंड गुड सर्जन्स आपको लगभग 5 से 6 महीने में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ अपीयरेंस दिखा देंगे, इतना कि आपके आसपास वाले हर कोई नोटिस करके आपको पूछेगा कि कहाँ कराया है। सो थैंक यू डॉक्टर। इस पॉडकास्ट के दौरान मुझे तो बहुत सारी नॉलेज मिली ही, बट आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर PRP के बारे में और मेडिकेशंस के बारे में इस प्रोसीजर को करते वक्त। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ में, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी ये ट्रीटमेंट कराया है ट्रस्टेड एक्सपर्ट से। तो अगर आप भी चाहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर PRP, देन आई होप दिस पॉडकास्ट वॉज हेल्पफुल और आप इसी के साथ जा सकते हैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट एंड हेयर रीग्रोथ जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, देन फॉलो अस एंड कॉमेंट योर क्वेरीज।